मंगलवार की सुबह है। सूरज अभी अभी निकलना शुरू हुआ है, लेकिन एक शांत मोहल्ले के घर के अंदर सब कुछ उल्टा पुल्टा है। 10 साल का लक्ष्य अपने बिस्तर पर कंबल ओढ़कर बैठा है। उसका शरीर डर और बेचैनी से कांप रहा है। उसकी माँ पास खड़ी है, प्यार से समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन धीरे धीरे परेशान भी हो रही है। वह उसे याद दिलाती है कि बस 2 दिन पहले ही वह अपने साइंस प्रोजेक्ट को लेकर कितना खुश था। लेकिन अब लक्ष्य के लिए स्कूल जाना कोई सीखने की जगह नहीं रहा, बल्कि डर का अड्डा बन गया है। उसका पेट जोर से दर्द कर रहा है, जिसे पहले उसके माता पिता ने बीमारी समझा था। उसका सिर भी ऐसे धड़क रहा है जैसे घड़ी की टिक टिक के साथ तालमेल बना रहा हो। यह कोई फिल्म की कहानी जैसा नहीं है, जहां बच्चा स्कूल से भागकर दोस्तों के साथ घूमता है, लापरवाही करता है और स्कूल जाने से बचना चाहता है। लक्ष्य तो घर पर ही बैठा है, माँ बाप सब जानते हैं और वह उनसे सहारा चाहता है। असल में यह गहरी इमोशनल परेशानी से गुजर रहा है, जिसे क्लिनिकल भाषा में स्कूल रिफ्यूजल कहा जाता है, या स्कूल अवॉइडेंस या स्कूल फोबिया कहा जाता है। लक्ष्य के परिवार के लिए सुबह अब सामान्य दिनचर्या जैसी नहीं रही। यह एक जंग जैसी हो गई है, जहां दुश्मन कोई दिखाई देने वाला नहीं, बल्कि अंदर से घुटन देने वाली एंजाइटी है। स्कूल बस पर चढ़ना उसके लिए ऐसे है जैसे किसी गहरी खाई में कूदना। असल में जो लक्ष्य झेल रहा है उसे क्लिनिकल दुनिया में स्कूल रिफ्यूजल बिहेवियर कहा जाता है। यह एक तरह की एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, जिसमें बच्चे को स्कूल जाने में दिक्कत होती है। इसे एक अम्ब्रेला टर्म माना जाता है, यानी इसमें कई तरह की स्कूल अटेंडेंस प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब फर्क समझिए। एक बिहेवियर होता है ट्रुएंसी, जहां बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता। ट्रुएंसी का मतलब बच्चा बिना बताए स्कूल नहीं जाता, माँ बाप को भी नहीं बताता कि कहाँ है, और कभी कभी गलत कामों में भी इन्वॉल्व हो जाता है। स्कूल रिफ्यूजल इसके बिल्कुल उलट है। इसमें बच्चा डर और एंजाइटी की वजह से स्कूल नहीं जाता, लेकिन घर पर ही रहता है और माँ बाप को सब कुछ पता होता है। दुनिया भर में लगभग 1 से 5% बच्चों को यह दिक्कत होती है। कुछ जगहों पर, जैसे भारत में, स्टडीज बताती हैं कि यह 7% तक भी हो सकती है प्रॉब्लम। यह लड़का लड़की दोनों में बराबर होती है, लेकिन यह तब ज्यादा दिखती है जब बच्चे की जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव होता है, जैसे पहली बार प्राइमरी स्कूल में दाखिला लेना लगभग 5 साल की उम्र में, या फिर सेकेंडरी स्कूल में जाना एडोलेसेंस की शुरुआत में। बच्चे की दुनिया सिकुड़कर क्यों उसके कमरे तक सीमित रह जाती है, इसे समझने के लिए रिसर्चर्स एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसे फंक्शनल एनालिटिकल मॉडल कहा जाता है। यह मॉडल बताता है कि स्कूल रिफ्यूजल कोई बगावती हरकत नहीं है, रेबेलियस बिहेवियर नहीं है, बल्कि यह 4 अलग अलग कारणों से जुड़ा हुआ व्यवहार है। ये स्कूल रिफ्यूजल की प्रॉब्लम 4 अलग अलग फंक्शंस से जुड़ी हुई है, इसीलिए इसको फंक्शनल एनालिसिस में पढ़ा जाता है। पहला कारण है स्कूल से जुड़ी चीजों से बचना, जो बच्चे को अंदर से डर और बेचैनी देती हैं, जैसे कि पूरे दिन कोई अनजाना सा डर छाया रहता हो। दूसरा कारण है सोशल या इवेल्युएटिव सिचुएशंस से दूर भागना, जैसे क्लास में प्रेजेंटेशन देते समय जज किए जाने का डर, या कैफेटेरिया में दोस्तों के बीच असहज डिस्कम्फर्ट महसूस करना। भारत में किए गए कई स्टडीज बताते हैं कि यह कारण ज्यादातर उन बच्चों में दिखता है जो हाई अचीवर्स होते हैं और हमेशा परफेक्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस बनाए रखने का दबाव महसूस करते हैं। तीसरा कारण है अटेंशन पाना अपने करीबी लोगों से। यह सेपरेशन एंजाइटी से जुड़ा होता है, जहां बच्चा किसी ऐसे पर्सन के पास रहने की शारीरिक जरूरत महसूस करता है जिसके पास वो सेफ फील कर सके। चौथा कारण है टेंजिबल रिवॉर्ड्स की तलाश, यानी कि घर पर मिलने वाली चीजें जैसे कि वीडियो गेम्स, टीवी या स्नैक्स, जो स्कूल की तुलना में ज्यादा मजेदार और आरामदायक लगती हैं। स्कूल रिफ्यूजल अक्सर कई फैक्टर्स से मिलकर पैदा होता है। बच्चे की पर्सनैलिटी, परिवार का माहौल और बाहर का एनवायरनमेंट सब इसमें भूमिका निभाते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर बच्चे का टेम्परामेंट बहुत मायने रखता है। जिन बच्चों में एंग्शियस ट्रेट होता है और जो नए माहौल में धीरे धीरे ढलते हैं, या जो परफेक्शनिस्टिक होते हैं और खुद पर भरोसा कम रखते हैं, मतलब जिनके सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उनमें यह समस्या ज़्यादा दिखती है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जैसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एएसडी और एडीएचडी भी बड़े कारण हैं जिनकी वजह से स्कूल रिफ्यूजल देखने में आता है।
ऑटिज्म वाले बच्चे सेंसरी और सोशल डिमांड्स की वजह से स्कूल में ज़्यादा मुश्किल महसूस करते हैं। इसके अलावा बायस बेस्ड बुलिंग मतलब जाति, धर्म या डिसेबिलिटी के आधार पर तंग किया जाना और साइबर बुलिंग भी स्कूल को बच्चों के लिए डरावनी जगह बना देते हैं। परिवार का माहौल भी इसमें बड़ा रोल निभाता है। अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्यार तो देते हैं लेकिन स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन नहीं रखते, मतलब परमिसिव पेरेंटिंग होती है घर में, तो यह स्कूल रिफ्यूज़ल को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। अगर माता पिता खुद डिप्रेशन या मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहे हों, तो बच्चा सबकॉन्शियसली घर पर रहकर उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। वो अपनी ज़रूरतों को सेक्रीफाइस करके माता पिता की ज़रूरतों को पूरा करने में लग जाता है। भारत में जो स्टडीज हुई हैं वो बताती हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज और हाई परफॉर्मेंस वाली एक्सपेक्टेशंस रखने वाले परिवारों में स्कूल रिफ्यूजल ज़्यादा देखने में आता है, क्योंकि बच्चे लगातार एकेडमिक प्रेशर से स्कूल बर्नआउट महसूस करते हैं। जब बच्चा पूरी तरह से स्कूल जाने से मना कर देता है तो उसका शरीर भी अलार्म सिस्टम की तरह काम करने लगता है और ये कंडीशन तब थोड़ी सीरियस हो जाती है। ये सिम्टम्स नकली नहीं होते। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस असली शारीरिक तकलीफों में बदल जाता है, जैसे उल्टी आना, जी मचलना, बार बार पेशाब आना, मांसपेशियों में खिंचाव होना, फेंट होना या दिल की धड़कन तेज होना। बिहेवियर में भी बदलाव दिखता है। कभी बच्चा चुपचाप विड्रॉल कर लेता है, सबसे कटा कटा रहता है या माँ बाप से चिपक जाता है। तो कभी जोरदार टेंट्रम्स दिखाता है, चिल्लाता है, लात घूंसे मारता है जब भी स्कूल की बात होती है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स इसे मेंटल हेल्थ की एक इमरजेंसी मानते हैं। अगर इलाज ना किया जाए तो शॉर्ट टर्म में एकेडमिक फेलियर और सोशल आइसोलेशन हो सकता है, और लॉन्ग टर्म में स्कूलिंग पूरी ना कर पाना, अनएम्प्लॉयड रहना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, नशे की आदतें और यहाँ तक कि क्रिमिनल एक्टिविटी तक का खतरा बढ़ सकता है। बच्चे को वापस क्लासरूम तक लाने के लिए पूरे सिस्टम को मिलकर काम करना पड़ता है। सबसे असरदार इलाज है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी, जिसमें बच्चे को अपनी वरी थॉट्स को पहचानना और उन्हें हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज से बदलना सिखाया जाता है। स्कूल में अगर कोई ऐसा प्रोग्राम चलता हो जिसमें बच्चों को, पेरेंट्स को स्कूल से कनेक्ट करने की, टीचर से कनेक्ट करने की मोटिवेशन दी जाती हो और इसके लिए कई सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराया जाता हो, तो ऐसे प्रोग्राम्स की मदद से बच्चों को जल्दी स्कूल लाने में मदद मिलती है। कुछ मामलों में रैपिड रिटर्न अप्रोच अपनाई जाती है, जिसमें पेरेंट्स और स्कूल स्टाफ मिलकर बच्चे को जल्दी से स्कूल वापस भेजते हैं ताकि उसका डर परमानेंट हैबिट ना बन जाए। इसके लिए खूब सारे काउंसलिंग सेशंस की ज़रूरत पड़ती है। स्कूलों को भी मल्टी टायर्ड सिस्टम अपनाने की सलाह दी जाती है, जिसमें सभी बच्चों को सोशल इमोशनल सपोर्ट दिया जाता है और सबसे ज़्यादा रिस्क वाले 5% बच्चों के लिए खास तौर पर इंडिविजुअलाइज्ड प्लान्स बनाए जाते हैं। प्रिवेंशन उतना ही ज़रूरी है जितना कि इंटरवेंशन। नए प्रोग्राम्स जैसे जापान का मिन इकू स्लीप एजुकेशन यह दिखाते हैं कि अगर बच्चों और माता पिता को सही तरीके से सोने जागने की आदत सिखा दी जाए तो आगे चलकर स्कूल रिफ्यूज़ल काफ़ी कम हो जाता है। 5 साल के बच्चों की जल्दी स्क्रीनिंग करके डेवलपमेंटल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स पहचान लेना भी मदद करता है, ताकि जब वो एलिमेंट्री स्कूल में जाएं तो रिफ्यूज़ल की दर काफ़ी कम हो जाए। जिन बच्चों में ज़्यादा डर, एंजाइटी मिलता है, उनको शुरू से ही एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया जाए और अच्छी रिलेशंस की मदद से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए। कभी कभी बहुत सीवियर एंजाइटी या डिप्रेशन वाले केसेस में फ्लुओक्सेटिन जैसी दवा थेरेपी के साथ दी जाती है, लेकिन जोर हमेशा नॉन फार्मेकोलॉजिकल मतलब नॉन मेडिकल और फैमिली सेंटर्ड और स्कूल बेस्ड इंटरवेंशंस पर ही रहता है। स्कूल रिफ्यूज़ल यह बताता है कि बच्चे का अंदरूनी इंजन उसके एनवायरनमेंट के बोझ से दब गया है। ये किसी बैड बॉय, बैड गर्ल या कोई लेजी स्टूडेंट की निशानी नहीं है, बल्कि मदद की पुकार है उस छोटे इंसान की जिसकी कोपिंग मैकेनिज्म्स टूट गई हैं। लक्ष्य जैसे बच्चों की मदद करने के लिए हमें सुबह के टेंट्रम्स और पेट दर्द से आगे देखना होगा और समझना होगा कि उनकी नींव में दरारें कहाँ पर मौजूद हैं। इलाज का मतलब बच्चे को जबरदस्ती एक टूटी हुई पुल पर धकेलना नहीं है, उसको फोर्स नहीं करना। असली काम है उस पुल को ठीक करना, सहारा देना और कभी कभी उनका बोझ उठाकर उन्हें पार करा देना, जब तक वे खुद मजबूत होकर चलने लायक ना हो जाएं।
अगर हम इस बिहेवियर के पीछे का वाई, क्यों, समझ लें और बच्चे, परिवार और स्कूल ये तीनों मिलकर बच्चे की प्रॉब्लम के फैक्टर्स को साथ में मिलकर एड्रेस करें, तो हम इन बच्चों को उनकी पढ़ाई और उनका भविष्य वापस दिला सकते हैं।